मैं आपकी लाइफ का कोई ऐसा मजेदार रोमांटिक किस्सा जानना चाहती हूँ जिसमें आप हो, आपकी लव ऑफ लाइफ अमृता राव हो, आपका पहला प्यार रेडियो हो और हमारी दिल्ली हो। ये अकेले बताऊं मुझे लगता है अच्छा नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि ये अमृता भी मेरे साथ में हो तो अच्छा रहेगा, राइट? So there we have, ladies and gentlemen, अमृता राव। All good. चेक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि मैं साउंड चेक नहीं करता, मैं ऑडियंस चेक करता हूं। बैठ जाओ यार। आप में से तालियां बजाने वाले कितने? जोरदार, ये वाली मजेदार नहीं थी, मतलब तगड़ी वाली तालियां बजाने वाले कितने हैं? देखे जरा। हाँ ठीक है। और जो थोड़े शोर शराबा मचाते हैं नो, तालियों से नहीं, वो जरा अपनी आवाज से शोर मचाते हैं। शोर मचाने वाले कितने हैं यहाँ पे? और मेरे सबसे फेवरेट सीटियां बजाने वाले कोई है यहाँ पे, जो सीटियां वीटियां बजाने वाले हो? नहीं ऐसी वाली नहीं, ऐसी वाली नहीं आती है तो कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं जब शोर शराबा सीटियां तालियां एक साथ हो जाए। देखो यार, आग उस तरफ भी उतनी होनी चाहिए जितनी इस तरफ होनी चाहिए, क्योंकि इश्क में मजा तभी आता है जब आग दोनों तरफ बराबर की हो। तो भी मेरा नाम आरजे अनमोल है। आप में से शायद कुछ लोगों ने कभी मुझे रेडियो पे पुराने गाने सुनाते हुए सुना होगा, या फिर शायद किसी ने मुझे टीवी पे होस्टिंग करते हुए सुना होगा, देखा होगा। और अगर यहाँ से भी आप बच निकले हो तो शायद पिछले 1 साल में जो हमारा यूट्यूब चैनल है कपल ऑफ थिंग्स, जहाँ पे प्यार मोहब्बत को प्रमोट कर रहे हैं हम, भैया क्या करें, प्यार मोहब्बत के प्रचार का टाइम आ गया है। शायद आपने मुझे वहां पे देखा होगा, लेकिन अगर आपकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि कहीं पे भी मुझे नहीं पकड़ पाए हो, तो आज आपने मुझे जोश टॉक पे पकड़ लिया, ठीक है? लेकिन आज मैं आपको अपनी जिंदगी के इंटरवल तक की कहानी 5 हिस्सों में करके बताऊंगा, और इसको कहूंगा मैं अनमोल का 5 का पंच। तो पहला पंच जो होगा वो होगा मेरी जिंदगी की फाउंडेशन, यानी कि जिंदगी की शुरुआत। और तभी वो नंबर 1 पे है, क्योंकि जहां से आपकी शुरुआत होती है, जो फाउंडेशन होती है, वो आपकी जिंदगी में हमेशा आपके साथ में रहती है, ऐसा मेरा मानना है। तो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन, और जैसे कि एक मिडिल क्लास का परिवार हुआ करता था 80s में, हमारा बजाज, हमारे पास भी एक बजाज स्कूटर था, बजाज 150। मैं आगे खड़ा होता था, पापा स्कूटर चलाते थे, पीछे हमारी बहन जो है वो मम्मी की गोदी में होती थी। धीरे धीरे करके जब मैं लंबा हो गया तो मुझे पीछे भेज दिया गया, फिर मेरी बहन आगे आगे खड़ी हो गई। तो जब हमारी बहन भी लंबी हो गई तो कहा कि अब इनको कहाँ पहुंचाया जाए, तो हमने कहा पापा 4 व्हीलर लेके आइए। तो हमारे फादर ने कहा पैसे तो हमारे पास 4 व्हीलर के नहीं है। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो आज हम 4 व्हीलर लेकर आते हैं। तो हमारे फादर उस दिन दूसरा स्कूटर लेकर आ गए। उन्होंने कहा गिन लीजिए, 4 पहिए हो गए, ये हमारा 4 व्हीलर है। तो ये हमारी जो है फाउंडेशन, यहाँ से जिंदगी की शुरुआत हुई। शुरुआती दिन जो मुझे याद आते हैं कि हमारे फादर बिल्कुल फिट, लीन, एथलेटिक, गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन साथ ही साथ वो 100 मीटर चैंपियन भी रहे। बहुत तेज धावक थे, उनको भागते हुए देखते थे लगता था तो चीता भाग रहा है, एकदम मिल्खा सिंह की तरफ भागते थे वो। और जब जब ऑफिस से वापस आया करते थे तो उनके पास एक बड़ा खूबसूरत सा ग्रामोफोन प्लेयर था। उस पर वो बड़े बड़े डिस्क जो थे गानों के, वो लगाते थे बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, और हम लोग शाम को बैठ के सुनते थे। और वहीं उस ग्रामोफोन के ऊपर मैंने गाना सुना जो था कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बड़ा दिल को, मेरे को ये फलसफा बड़ा पसंद आया कि यार जिंदगी ऐसी चीज है कि धुएं में उड़ा दी जाए हर फिक्र को। पॉजिटिव थिंकिंग की जो पहली नींव थी वो इस गाने ने मेरे जहन में रख दी। देवानंद पे ये गाना फिल्माया गया था और साहिर ने इस गाने को लेकर, और मैं दोनों का ही फैन हो गया। देव साहब वॉज माई फर्स्ट हीरो। कि जिंदगी जीनी है तो यार ऐसे जीनी है कि बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। लेट्स सेलिब्रेट आवर फेलियर्स आल्सो, कि सक्सेस की असली डेफिनेशन वही है ना, जो फेलियर्स के बाद ना रुके वही सक्सेस है। तो जिंदगी की पहली पॉजिटिविटी जो मेरे फादर की तरफ से मुझे मिली वो यही थी। और मेरी मम्मी हमेशा, जब मैं छोटा सा था, वो भी हमको बहुत बातें, बहुत गाने सुनाया करती थी। उनको भी हमारी वजह से बहुत सुनने को मिलता था। जब जब मेरे मम्मी पापा स्कूल में जाते थे तो मेरी रिपोर्ट कार्ड पे एक ही चीज सब टीचर्स लिखते थे कि अनमोल इज वेरी टॉकेटिव। वो मेरे मम्मी पापा को बोलते थे बहुत बातें करता है, इतनी बातें करता है, इतनी बातें करता है। हमने इसको एक दिन क्लास के उस स्टूडेंट के साथ बिठाया, विनय, जो बिल्कुल बात नहीं करता है।
1 महीने बाद वो विनय के माँ बाप को बोल रहे थे विनय बहुत बात करता है, ये हाल हो गया था। तो ये कंप्लेन हुआ करती थी, लेकिन मेरी बेचारी टीचर्स को ये पता नहीं था कि एक टाइम ऐसा आएगा जिंदगी में जब मुझे बात करने के पैसे मिलेंगे और हर सेकंड के लिए बात करने के पैसे मिलेंगे। तो आपको भी नहीं पता होता आपकी जिंदगी में कौन सी चीज कंप्लेन है लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगी। ये आप हमेशा ध्यान रखना। बड़ा छोटा सा था मैं, और हमारी माँ हमें कहती थी बेटा हमेशा याद रखना जिंदगी में कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब छोटे से बच्चे को इतना समझ नहीं आता, समझाती थी हमें कि आपने अपनी लाइफ में अपने आप को ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, ऐसा बुलंद करना है कि लोग आपको ढूंढें। आप लकड़ी काटो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लकड़ी भी ऐसी काटो कि लोग बोले यार लकड़ी तो अनमोल से कटवाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा आपको जिंदगी में कभी किसी चीज का जवाब ना मिल रहा हो तो वो जवाब इसी में मिल जाएगा। आप किसी को अप्रोच करना चाह रहे हैं, किसी से मिलना चाह रहे हैं, वो आपको भाव नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अभी तक आपने अपने आप को उतना बुलंद नहीं किया है कि वो आपको वापस भाव दे, आपके पास आए। हाँ, अगर जिंदगी में आप कहीं इंटरव्यू के लिए अप्रोच करना चाह रहे हो, किसी के साथ जुड़ना चाह रहे हो, वो आपके साथ नहीं जुड़ना चाह रहा, उसका जवाब भी इसी में मिल जाएगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना। अपने आप को इतना बुलंद करना है अपने काम के साथ, अपने हुनर के साथ, अपनी पर्सनालिटी, अपने कॉन्फिडेंस के साथ कि वो आएगा आपके पास, मानेगा। ये भी हमारे मदर फादर बड़े खुले मिजाज के लोग थे। माँ ने ये भी कहा कि बेटा अगर कभी कोई लड़की तुम्हें भाव नहीं दे रही है तो तब भी समझ जाना कि खुद ही को कर बुलंद इतना। बेटा तुमने अपने को भी इतना बुलंद ही नहीं किया है कि वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो बाकी बातें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई, ये वाली बात पल्ले पड़ गई। तो जब मैं 9th 10th क्लास में था, तो जब वो एक एज होती है, आई थिंक हर हफ्ते में प्यार हो रहा होता है, 20-25 बार हमें प्यार हो चुका था उस वक्त तक, लेकिन वो सब एक तरफा प्यार था, 2 तरफा प्यार नहीं था। लेकिन 10वीं क्लास में जब मैं गया, हमारे जो सेक्शंस इंटरचेंज हुए, 10वीं क्लास में पहुंचते ही देखा एक दिन दरवाजे से एक बड़ी खूबसूरत लड़की ने एंट्री मारी, जिसे कहते थे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। हमने माँ की बात को याद कर लिया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि यही लड़की हमको भाव दे, दोस्त ऐसा बनना है। तो यहां से मेरी जिंदगी का दूसरा पंच आपके सामने मैं लेकर आता हूं, जो मैं कहा 5 भाग में हम बांटेंगे। तो दोस्त ये हुआ कि उस लड़की के साथ हमने सोच लिया कि यार इससे तो प्यार हो गया और बड़े जोर की हो गया। मैं कहा यहाँ पे अब एक तरफा प्यार नहीं होगा, अब ये 2 तरफा प्यार होना चाहिए। बड़ी हिम्मत बांध के अपने आप को खूब बड़े गाने गाने, बड़े डायलॉग मारने, अपने आप को हर चीज में, स्पोर्ट्स में, बिल्कुल ड्रामेटिक्स में, हर तरफ कि भैया अब बस एक ही फोकस है कि यार ये लड़की हमें हाँ कहे। एक दिन हिम्मत बांध के हमने उसको कर दिया जी प्रपोज, और उसने कर दी हमें रिजेक्ट। किसने बोला उनको साइड करो? अबे हम बोल रहे हैं, अपने आप को बुलंद करके बैठे हुए हैं इस वक्त भैया, कोई रिजेक्शन नहीं, एकदम हाँ हो गई। और स्कूल का पहला लड़का था जो लड़की के साथ अफेयर, ब्रेक के अंदर हाथ पाड़ कर धड़ल्ले से घूमता था, वो था अनमोल। यूं प्यार मोहब्बत में आगे बढ़ जा रहे थे साहब। और पढ़ाई तो हमारी वही एग्जाम से 1 महीना पहले होती थी। फरवरी मार्च का अपना प्लान था, पढ़ाई करेंगे, लेकिन वहां पे एक और प्लान हमारा इंतजार कर रहा था। 14 फरवरी से 4 दिन पहले मैडम के साथ यूं ही गार्गी कॉलेज के सामने चलता हुआ जा रहा था, और एकदम से मुझे क्या बोलती, अनमोल कल से हम नहीं मिलेंगे। हम नहीं मिलेंगे? क्या हो गया? कहती यार वी आर ब्रेकिंग ऑफ। क्या बात कर रही हो, सच्ची? कहती हाँ, हमारा खत्म हो चुका है। अब ब्रेकअप पे बड़ी कतलेआम बात ये होती है कि जो ब्रेकअप कर रहा है वो आपके साथ ब्रेकअप कई महीने पहले कर चुका है। आज तो सिर्फ आपको न्यूज मिल रही है कि आप उसकी जिंदगी से आउट हो। बड़ा दिल टूटा, लगा शायद कुछ दिनों में वापस बात शुरू हो जाएगी, लेकिन साहब दिल ऐसा टूटा कि घर जाने के बाद फोन किए, क्या क्या मतलब क्या नहीं किया उस तक पहुंचने को, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, बात नहीं की। आवाज सुनते फोन काट देती थी। एक टाइम आया कि उसने फोन पे बोलना बंद कर दिया। हमने सोचा यार ऐसा क्या बोले एक 5 सेकंड के अंदर कि वो वापस आ जाए। प्यार की भीख मांगी, हर चीज की, लेकिन साहब ऐसा हुआ नहीं। और वो भी उस वक्त पे जब मैं पढ़ाई करने का सोचने वाला था। तब किताब खोलता था तो किताब में कुछ नहीं दिखता था, धुंधला, क्योंकि आंसू बह रहे होते थे। एक दिन मम्मी पापा हमारे बाहर बैठे हुए थे, विंटर्स का टाइम था, संतरे खा रहे थे बाहर बैठे हुए, और मेरे को अंदर मन करा कि यार मुझे मर जाना चाहिए, अब जिंदगी में और कुछ नहीं बचा, अब कोई लड़की मिलेगी नहीं दोस्त, अब जिंदगी में कुछ नहीं होगा। आज मुड़ के देखता हूं तो लगता है कि यार वो ब्रेकअप ही क्या जिसमें मरने का मन ना करे। तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, हमें तो लगा बस अब मरना ही है एक दिन। तो मरने का सही तरीका ये था कि एग्जाम दे लेते, जाके एग्जाम आ गए थे। पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस था कि बिना पढ़े लिखे एग्जाम में जाके बैठे, और जब एग्जाम का रिजल्ट देखने गए
तो रिजल्ट से ज्यादा टेलीफोन नंबर लग रहा था 00127691, सारे ऐसे आए थे। पूरी तरह मैं बीकॉम ऑनर्स में फेल हो गया। जब घर पे आके बताया कि फेल हो गया तो माँ बाप बहुत बहुत दुखी हुए, माँ रोई हमारी। उस वक्त बड़ा दुख लगा यार। वो माँ बाप जिन्होंने हमको इतना पाल पोस के बड़ा किया, हमारे ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की, हमारे लिए इतना प्यार मोहब्बत, हमें बनाया जहां पे हम है, आज उनको रुला दिया। किसके लिए? जो हमारे बारे में सोच भी नहीं रही, हमारा फोन भी नहीं उठा रही है। अरे धत तेरी की, क्या लानत है तेरे पे अनमोल। एक दिन के अंदर हमने कहा यार खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। एक दिन, एक मोमेंट था, एक दिन भी नहीं था, वो एक पल के अंदर हमने कहा यार इसको बस खत्म हो गया। अब अपने आप को बस दो चीजों में हमने लीन कर दिया। एक तो हमने सुबह शाम किया दबा के वर्कआउट, और दूसरी चीज की सुबह शाम दबा के पढ़ाई। पहली बार जिंदगी में पढ़ाई की और इतना मजा आया कि मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने 1 साल नहीं, मैंने अपने 2 साल के एग्जाम बीकॉम पास में जाकर 1 साल क्लियर किया, अकाउंट्स में टॉप किया मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। 90% से ऊपर आए थे मेरे। और जब अब मैं अपनी जिंदगी के तीसरे पंच की ओर आता हूं आपकी तरफ, जाते जाते वो एक काम कर गई। क्या? वो रेडियो करती थी, उसे मिलने में रेडियो जाता था, और क्योंकि वो रेडियो करती थी तो हमें बाहर बैठना पड़ता था। हमें कहता है बाहर नहीं बैठना यार, हमें अंदर जाना है भाई। कहती उसके लिए आरजे बनना पड़ता है। हमने कहा क्या होता है भैया, आरजे बोलना ही तो है, हम तो बचपन से बोलते आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? हमें ऑडिशन, अरे आरजे ऑडिशन देना पड़ता है। तैश में आके मैंने ऑडिशन दिया और आरजेइंग का ऑडिशन क्लियर किया। लेकिन तब आरजेइंग एक साइड प्रोफेशन होता था, इतना कोई पैसा नहीं था उसमें, 250 रुपए एक शो के मिलते थे। बट कहीं ना कहीं मेरी रेडियो की जर्नी वहां से शुरू हो गई। रेडियो मुझे पकड़ा गई, वो चली गई। 25 साल हो गए रेडियो मेरे साथ है और वो नहीं। ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। आपको देखना पड़ेगा कि कहां पे कौन आपकी जिंदगी में आपके साथ जुड़ता है, आपको क्या करवाने के लिए, आपको भी नहीं पता है। When you look back, you connect the dots. एक दिन एकाएक मुझे कॉल आया, एक नंबर था मोबाइल पे। अब आप में से कितने लोग उस जमाने के हैं? ये 2001 के कोई है? 2001 का पता है जिंदगी कैसी बीतती थी वहां पे? दुनिया थी उससे उस वक्त। तो उस वक्त क्या होता था, ज्यादातर नंबर 98110 ऐसे होते थे। वो पहला नंबर आया +9715। मतलब ये कहां से आया? उठाया तो बोले दुबई से कॉल कर रहे हैं, हमारा रेडियो स्टेशन है, हमारे एमडी वहां पर आए हुए हैं, उन्होंने आपको रेडियो पे सुना, हम आपको हायर करना चाहते हैं। उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे पहली मुलाकात में 50,000 का ऑफर दे दिया कि आप आ जाइए दुबई, रेडियो शुरू कर दीजिए, हमारे घर में महफिल जम गई। क्या करना है? अब मैं अपने माँ बाप को बहुत सपोर्ट, मतलब हमारे मॉम डैड आई थिंक एक अलग लीग के माँ बाप, और जितने माँ बाप सुन रहे हैं वो सुने इस बात को कि कैसे अगर माँ बाप अपने बच्चों के कंधे पे हाथ रख दें कि यार कोई बात नहीं, देखी जाएगी, क्या होगा, बुरा से बुरा क्या होगा, देखी जाएगी। तो हमारी बिस्तर पे गोष्ठी लगी और मेरे मम्मी पापा ने कहा यार क्या होगा, ज्यादा ज्यादा फॉरेन जाओ, घूम के आओ, रेडियो करो, मस्ती करो, कुछ नहीं भी हुआ तो इतना तो कैलिबर है, तुम्हें वापस आके तुम फिर एडवर्टाइजिंग शुरू कर लोगे। और तब मेरी रेडियो की जर्नी शुरू हुई। तो मैं वहां से गया दुबई, और दुबई जाके वहां पे ब्लू आइड बॉय, बड़ा प्रमोशन हुआ कि भैया आया है दिल्ली का एक आरजे, यहां पर आकर धूम मचाएगा। और वहां पे जाके मुझे दुबई का सबसे बड़ा रेडियो शो दिया गया। 6 महीने तक मैंने वहां पे राज किया उस रेडियो शो के ऊपर, उन रेडियो वेव्स के ऊपर। यहां पर आता है मेरी जिंदगी का बड़ा जबरदस्त तीसरा पंच आपके सामने कि वहां पे 6 महीने में जब इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई तो वहां पर पहली बार पॉलिटिक्स ने मुझे आके घेरना शुरू किया। ऑफिस पॉलिटिक्स ऐसे घेरे कि अगले 6 महीने से मुझे मॉर्निंग शो से हटा के, आफ्टरनून से हटा के, नाइट से हटा के, न्यूज रीडिंग से हटा के रेडियो से ही हटा दिया। और मुझे क्या जॉब दिया गया? वो जॉब दिया गया जो उस रेडियो स्टेशन में सबसे निम्न स्तर, यानी कि इंटर्न्स जो जॉब करते हैं, वो जॉब दिया गया कि आप रोज आइए और आके सीडीज निकालिए और सीडीज की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे फीड कीजिए। क्या सिंगर है, क्या गाने का नाम है, क्या फिल्म का नाम है, ये सब इंफॉर्मेशन आप फीड कीजिए। मैं रोज रोता था, दिल मेरा बड़ा बड़ा दुख होता था कि यार ये क्या कर रहा हूं मैं काम, मैं यहाँ पे आके सीडीज फीड कर रहा हूँ। ए से लेके जेड तक, यानी कि आखिरी रात से लेके जहरीला इंसान तक सारी सीडीज बैठ के मैं भरता था बैठ के। लेकिन एंड में लगा यार ये काम करने तो हम आए नहीं। तब जहरीला इंसान तक भर दिया हमने, तब तक इतना जहर अंदर भर चुका था कि भैया अब यहां से चल देना चाहिए। माँ बाप को कॉल किया, बोले क्या वापस आना हिंदुस्तान, अपनी नगरिया। माँ बाप ने फिर कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज नहीं इसी वक्त छोड़ दो और आ जाओ, चिंता मत करो, यहाँ पे कुछ हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि आपके साथ जो आपकी फैमिली होती है ना, उनको आपके साथ चलना बड़ा जरूरी है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे आता तब तक रेडियो बहुत अच्छा हो गया था, रेडियो खुल गया था। और रेडियो पे आने के बाद उनको तलाश थी अच्छे आरजेस की, और आपको पता ही है आपका भाई बेहतरीन आरजे है, बेहतरीन आवाज का मालिक है, बेहतरीन बातें करता है। तो क्या हुआ भैया, 3 रेडियो स्टेशन से मुझे उस वक्त ऑफर में आया और मैंने उसमें रेडियो मिर्ची को ज्वाइन किया और रेडियो मिर्ची को कहा भैया हमें जाना है बॉम्बे।
मुंबई आके रेडियो मिर्ची में जो मेरी शुरुआत हुई वो हुई वहां के मॉर्निंग शो से। रेडियो मिर्ची उस वक्त नंबर 4 पे था। उन्होंने कहा दिल्ली का ये लड़का आके मॉर्निंग शो करेगा और रेडियो मिर्ची को नंबर 1 बना देगा। मुझे मॉर्निंग शो नहीं करना था क्योंकि सुबह की नींद बड़ी पसंद थी। मैंने कहा नहीं यार मॉर्निंग शो नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही उन्होंने इतने पैसे दे दिए, क्या करेगा आदमी। तो भाई हमने कहा ठीक है, नींद थोड़ी सी सुबह की हराम करेंगे, सुबह का काम करेंगे, करते हैं शुरू। तो रेडियो मिर्ची ने मुझे मॉर्निंग शो में लॉन्च किया, बड़ा प्रमोशन हुआ, मैंने शो शुरू किया। 6 महीने के अंदर क्या हुआ बताइए? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। रेडियो स्टेशन वही नंबर 4 का 4, मेरा शो वही टैंक का टैंक, और मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। और रेडियो मिर्ची ने मुझे एक दिन ये इन्फॉर्मेशन दी कि आपको शो से हटाया जा रहा है क्योंकि शो चल नहीं रहा है। मुझे ऑफ एयर करके बिठा दिया गया उस वक्त। अब रेडियो मिर्ची नया आरजे लेकर आया, आप में से शायद कुछ ने सुना होगा, जीतू राज करके एक आरजे है, वो लेकर आए। वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन मीटिंग हुई टीम की कि भैया क्या करा जाए, रेडियो मिर्ची को नंबर 1 कैसे लाया जाए। तो हमको ग्रुप्स में बांट दिया गया कि सब ग्रुप्स में अपने अपने आइडियाज लेकर आइए। जब हम ग्रुप्स में बटे तो मेरा एडवर्टाइजिंग का दिमाग वापस जागा। मैंने कहा यार ऐसे ही बस आइडियाज लेकर आने का मकसद ठीक नहीं है। लोगों से आकर क्वेश्चनर भरवाते हैं कि आपको रेडियो पे क्या चीज है जो मिसिंग है। जब वो क्वेश्चनर भरवाया तो पता लगा यार लोग कह रहे हैं रेडियो पे पुराने गाने कोई नहीं चलाता, पुराने गाने चलाइए। तो मिर्ची ने कहा ठीक है पुराने गाने चलाते हैं। आपको ये बात बता दूं कि जब मुझे शो से हटाया गया उस वक्त मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया। मैंने कहा था 3 महीने का नोटिस पीरियड पे आप हैं और अब 3 महीने के बाद आप नौकरी से भी बाहर हैं। और उस वक्त हमने प्रपोज किया कि हमको एक पुराने गाने का शो करना चाहिए। उन्होंने कहा पुराने गाने का शो करेगा कौन? हम सब 25-26 साल के थे। मैंने कहा जी मैं कर सकता हूँ। क्यों? याद है ना मेरे फादर पुराने गाने सुनते थे, देवानंद का फैन था। मैं कहा जी मैं कर सकता हूँ ये शो, क्योंकि मुझे इन गानों का बड़ा शौक है। तो उन्होंने कहा ठीक है इसी से करवा लेते हैं। अगर ये शो नहीं चला तो शो भी आउट, 3 महीने में ये भी आउट, दोनों की एक साथ में हम बाय बाय टाटा कर देंगे। 4 जनवरी 2009 को मैंने शुरू किया पुरानी जीन्स अनमोल के साथ, और 1 महीने के अंदर अंदर मुझे डबल सैलरी पे वापस रख लिया गया, क्योंकि 1 महीने में शो बिकेम द नंबर 1 शो ऑफ मुंबई। मैंने उस शो पे अपनी जान डाल दी, उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, मतलब पूरे पैशन के साथ उस शो को किया मैंने। और जब मैंने अपनी जान डाल दी उस शो के ऊपर और मैं सेलिब्रिटीज लेजेंड्स को इंटरव्यू कर रहा था, तो उसी बीच आता मेरी जिंदगी का चौथा पंच। शो करते करते मेरी मुलाकात हुई एक ऐसी खूबसूरत हसीना के साथ जो रेडियो मिर्ची में अपना इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन अपना दिल दे के चली गई। रेडियो स्टेशन में घूम रहा था, मेरी प्रोग्रामिंग हेड आके बोलती है यार अनमोल कुछ फिल्म के क्रू आए हैं इंटरव्यू के लिए और हीरोइन आ गई है, हीरो अभी तक नहीं आया है, तुम जाके थोड़ी देर टाइम पास बातें कर लोगे, सब बड़े बिजी हैं, सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं तैयारियों में। मैं कहा यार देखो मुझे मत बुलाओ, मैं वैसे मुंह फटे इंसान हूँ, खुददार आदमी हूँ, बॉलीवुड के सामने बटरिंग अपने से हो नहीं पाएगी, जिंदगी में कभी करी नहीं है, अच्छी बातों की जगह गलत बात ना बोल दूं। कहती यार प्लीज 5 मिनट के लिए चले जा। मैं कहा कौन है भाई हीरोइन? उन्होंने कहा अमृता राव। मैंने कहा वाह। मैं को याद आया यार तो बड़ी क्यूट है। दिल्ली में जब सिंगल स्क्रीन थिएटर में विवाह फिल्म देख के निकला था तो माँ ने कहा था चलते हुए बेटा शादी करियो तो एक ऐसी लड़की से करियो, और मैंने टेस्ट में कहा था ऐसी नहीं इसी लड़की से कर लेंगे। ऐसी जोश में हमने कहा दिया, जोश टॉक्स। उसमें तो हम बचपन से ही माहिर हैं। अच्छा पता नहीं किस बात का कॉन्फिडेंस है, लेकिन बचपन से कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, किस बात का पता नहीं लेकिन है। तो खैर मैं जैसी कमरे में गया तो सामने देखा वही खूबसूरत विवाह की पूनम बैठी हुई है। आय हाय हाय, मैं कहा जवाब, बट ऐसी कोई बात नहीं थी भी लेकिन ऐसी थोड़ी बहुत हमारी बातें हुई। उनका इंटरव्यू किसी और ने किया, जाते वक्त मैंने उनको फूल दिए, एक तस्वीर खींची उन्होंने जैसे कि होता है आमतौर पे, और वो चली गई। कुछ महीने बाद जब पुरानी जीन्स इतना पॉपुलर हुआ तो एक दिन जब हम वो इंटरव्यू करने आई थी तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ पुरानी जीन्स पे एक शो करना है, क्योंकि जैसे मुझे पुराने गाने पसंद थे उनको भी पुराने गाने बहुत पसंद थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए नहीं, मैं किशोर कुमार का स्पेशल करना चाहती हूँ। मैं कहा ठीक है साहब करते हैं, हम मना थोड़ा करेंगे। उन्होंने एक मुझे तारीख दे दी कि इस तारीख पे हम इंटरव्यू करने आएंगे। तारीख जब मैंने कहा बिल्कुल आंख बंद करके हमने कहा डन। बाद में देखा संडे का दिन था, हमने कहा क्या फर्क पड़ता है संडे या मंडे, रोज का वनडे। हमने कहा पहुंच जाएंगे भैया। संडे के दिन जो लड़का कभी काम नहीं करता था, माँ बाप कह रहे आज लड़का कहाँ जा रहा है,
मैंने कहा इंटरव्यू करने जा रहे हैं। इंटरव्यू करने के लिए पहुंचा मैं वहां पे संडे को, और क्या देखता हूँ कि ऑफिस में पूरा सन्नाटा, क्योंकि ऑफिस में कोई भी नहीं था, ऐसा कोई भीड़ भड़का कोई नहीं था, और लड़के को क्या चाहिए। भगवान ने पूरा माहौल बना रखा था भाई साहब, और पूरे उस खाली ऑफिस के अंदर वहां पे विवाह की पूनम आई और आके वहां पर उन्होंने हमारे साथ शो करना शुरू किया। तब तक तो मैंने उनको फिल्म में स्क्रीन पे देखा था, और ऑब्वियसली आई वाज स्मिटन बाय हर ब्यूटी। उस दिन मैंने देखा यार कितनी प्यारी लड़की है, कितनी डाउन टू अर्थ है। वो अपने साथ एक कॉपी लेकर आई थी, कॉपी में पूरे नोट्स बना के लेकर आई थी किशोर कुमार के, कौन से गाने होंगे उनके और क्या क्या बातें होंगी। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, क्योंकि मेरे लिए पुरानी जीन्स बड़ा पैशनेट शो था, कोई हल्के में लिए मुझे पसंद नहीं आता था, और वो इतनी तैयारी के साथ आई थी। और सच्ची बताऊं, जैसे जैसे शो बढ़ता रहा था, एक एक गाना रिकॉर्ड होता रहा था, सारे गाने रोमांटिक गाने थे, और सामने बैठी हुई थी अमृता राव। हर मोमेंट में मैं गिरता जा रहा था, प्यार में गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था। इससे पहले कि मुझे लगे कि मैं पागल ना हो जाऊं, मैंने उनसे पूछ डाला, आर यू सिंगल? सीधा। खैर, उनका जवाब क्या आया? उन्होंने थोड़ा घुमाया फिराया, बोला यस आई एम। मैं कहा वाह, और क्या चाहिए। अब भाई साहब इंटरव्यू करते करते आ गया खाने का टाइम, तो मैंने कहा खाने का टाइम आ गया है। अरे यार, बॉलीवुड की हीरोइन, खाने को कहाँ से मंगाएं? किसी 5 स्टार होटल से मंगाएंगे? बाहर गया, जाके पहले वॉलेट चेक किया कि उतने पैसे है कि नहीं, तब जीपे वगैरह नहीं था, 2009 की बात है, पैसे वैसे थे। हमने कहा क्या आप कहाँ से मंगाऊं? आईटीसी मराठा से, ताज से, यहाँ से? नहीं कहीं से भी मंगा लीजिए, खिचड़ी मंगा दीजिए। तो खिचड़ी, ये लोग खिचड़ी खाते हैं? अच्छा। खिचड़ी मंगाई साहब, खिचड़ी मंगा के रखी हुई थी टेबल के ऊपर। मैं अपने हाथ धोने गया, हाथ धोते हुए आ रहा हूं तो क्या देख रहा हूँ स्लो मोशन के अंदर कि विवाह की पूनम प्लेट पे खिचड़ी परोस रही है, और जब पास गया तो खिचड़ी की प्लेट मेरे सामने कर दी। मैंने कहा बॉस, माँ खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, बस यही है। लेकिन क्योंकि खून में खुददारी भरी हुई थी और एक दोस्ती हमारी बढ़नी शुरू हो गई धीरे धीरे करके, वो बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी कहानी है, हमारी पूरी प्रेम कहानी पे हमने किताब लिखी है, कपल ऑफ थिंग्स। आप उसको जरूर पढ़िएगा। और अगर जो स्टॉक के जिस एडिटर ने इस पार्ट को काटा तो उसको 10 घंटे की फुटेज मिलेगी 4 मिनट का शो बनाने के लिए, एडिट कर तू, देखो श्राप है मेरा। तो खैर साहब, ये बात हुई हमारी, और हमारे पास एक ही विकल्प था कि हमने डिसाइड किया था कि हम दुनिया को नहीं बताएंगे हमारे प्यार के बारे में, क्योंकि दो चीजें थी, एक तो वो बहुत प्राइवेट इंसान एज अ पर्सन, और दूसरा मैंने उनको बोला देखिए आज हम किसी पार्टी में जाते हैं, मेरा बस अभी करियर शुरू ही हुआ है, अगर हम किसी पार्टी में जाएंगे मैं एक रात में फेमस हो जाऊंगा, लेकिन किस नाम से फेमस होऊंगा? अमृता राव के बॉयफ्रेंड। मुझे नहीं फेमस होना है, मैं अपना नाम बनाने आया हूं, हम किसी को नहीं बताएंगे, आप चिंता मत करो, मैं अपना नाम बना लूंगा, और जब तक मैं आरजे अनमोल अपना नाम ना बना लूं तब तक हम दुनिया को अपने प्यार के बारे में बताएंगे नहीं। एंड शी सेड यस टू दैट। और खुदारी इतनी थी, मैंने उनको ये भी बोला, मेरे पास तब होंडा सिटी थी, मैं कहा देखिए मेरे पास होंडा सिटी गाड़ी है, आपके पास मर्सिडीज है, ठीक है, लेकिन हम घूमेंगे मेरी होंडा सिटी में, क्योंकि मर्सिडीज में उस दिन बैठेंगे जिस दिन मैं खुद अपनी मर्सिडीज दूंगा। और ली 2009 से हमारा अफेयर शुरू हुआ, 2014 तक आते तक एक बहुत बड़ी चीज मेरी लाइफ में हुई। 2013 के अंदर मैं, क्योंकि बॉम्बे आया था एंकरिंग करने टीवी के ऊपर, 2013 में एक बार फिर से क्या होता है, जब चीज बड़ी हो जाती है तब उसके साथ आसपास पॉलिटिक्स शुरू हो जाते हैं। पुरानी चीज बहुत बड़ा शो बन गया था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शो बन गया था, मेरा शो 21 शहरों में जा रहा था हिंदुस्तान में। लेकिन जैसे जैसे जब कोई चीज छोटी होती है तब किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, जब बड़ी बन जाती है तो उसमें पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। पॉलिटिक्स शुरू हो गया था उसके ऊपर, और मुझे उस वक्त, मुझे याद है नवंबर का महीना था 2013 का, और तब मुझे बहुत बड़ा ऑफर आया उस वक्त स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से कि आइए आप स्टार स्पोर्ट्स पे क्रिकेट कवर कीजिए। मैं अपने घर वालों के पास गया, मैं बताया यार ड्रीम ऑफर, एंकरिंग करने आए थे टीवी के ऊपर, सबसे बड़ा चैनल, और क्रिकेट पे कवर करेंगे, मजा आ जाएगा, छा जाएंगे। और रेडियो मिर्ची का मेरा कॉन्ट्रैक्ट ओपन कॉन्ट्रैक्ट था, मैं कुछ भी कर सकता था रेडियो के अलावा, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स शुरू हो चुका था तो मुझे मना कर दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, आपको चूज करना पड़ेगा, या पुरानी जीन्स या स्टार स्पोर्ट्स। और क्योंकि अपन तो दिल लगाने वाले लोग हैं बॉस, एक बार दिल लगा लिया तो लगा लिया। पुरानी जीन्स में अपना दिल लगा हुआ था, हमारा बच्चा था जिसको हमने बनाया था। मैंने कहा इसको ऐसे छोड़ के नहीं आ सकते। हमने पुरानी जीन्स को पकड़ा, और पुरानी जीन्स को पकड़ने के 15 दिन में इनको मना कर दिया कि हम यहाँ पे नहीं आ रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। और विद इन अ वीक मुझे डेंगू हो गया, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। जब मैं हॉस्पिटलाइज हो गया वहां पर, तो वहां पर मुझे पता लगा पीछे से किसी और को ये शो दे दिया गया है। और जब मैं 1 महीने बाद ठीक होके आया तो मुझे बताया गया कि ये शो अब वो ही करेंगी, आप नहीं करेंगे।
मैं बहुत रोया, लिटरली मैं आंसुओं से रोया कि मुझे पुरानी जीन्स से निकाल दिया। मैंने पुरानी जीन्स बनाया इतनी मेहनत के साथ और आपने मुझे पुरानी जीन्स से निकाल दिया। और आपको निकालना ही था तो मुझे स्टार स्पोर्ट्स के लिए क्यों मना किया? वो तो मेरे हाथ में था, वो पकड़वा देते मुझे। लेकिन साहब को कहते हैं ना, जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। स्टार स्पोर्ट्स वालों को लगा यार हमने शायद इसको कम पैसे ऑफर कर दिए, इसलिए इन्होंने मुझे मना कर दिया। आप देखिए, मुझे विद इन 10 डेज उनके वहां से फोन आया और बोले यार हमको लगा हमने कम पैसे ऑफर कर दिए, हम आपको बढ़ा के वापस बुलाना चाहते हैं। और मेरे मन में ये चल रहा था, मेरी जान तो मुझे आधे पैसे में भी बुलाता, आज तो मैं आने के लिए तैयार था। और वहां से मेरी जर्नी क्या होता है, देखो लाइफ में ना जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है लाइफ में कि जब कोई बहुत बुरी चीज होती है लाइफ में, उस वक्त बहुत बुरा लगता है। चाहे वो मेरा ब्रेकअप हो रहा था, तब लगता था जिंदगी खत्म हो गई है, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। चाहे पुरानी जीन्स छूट रहा था मेरे हाथ से, जैसे वो दुबई में मेरे को सीडीज भरवाने के लिए बिठा दिया, बहुत जब बुरा होता है लगता है यार इससे खराब अब जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता। तब मैं बहुत दुखी होता था। आज मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, तो मुझे पता है कि अब इसके बाद बहुत कुछ अच्छा ही होने वाला है। और ये जो आज बुराई हो रही है, इसमें से कुछ ऐसा अमृत निकल रहा है जो बाद में आकर मुझे मिलेगा, और जिसका फल मुझे मिलेगा, क्योंकि मेहनत का फल मिलता है दोस्त, आज नहीं तो देर से मिलता है। अब मैं अपने लास्ट और आखिरी 5वें पंच की तरफ बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि मैं आपको उम्र अपनी बताई और दोनों मोहतरमाएं ऐसे डिस्कस करती, सच बोल रहा है। दिल्ली के मंडी हाउस पे खड़ा हुआ था मैं, 20 साल का लड़का, करियर लॉन्चर के बाद 349 बस का वेट कर रहा था मैं अपनी घर जाने के लिए। 20 साल का था। मंडी हाउस के चौराहे से एक व्हाइट कलर की ई क्लास मर्सिडीज यूं जूम करके मेरी नजरों के सामने से गई। उस 10 सेकंड में सोच लिया था मैंने, गाड़ी लूंगा तो ये लूंगा एक दिन। उसके बाद जिंदगी में बस हर चीज, हर डिसीजन ये सोच के किया कि मेरी गाड़ी के मुझे कितनी पास ले जाएगी। क्यों बता रहा हूं मैं आपको ये चीज? क्योंकि जब मैं 42 का हो गया, तब तक मेरा ड्रीम हाउस, मेरी ड्रीम कार, मेरी ड्रीम गर्ल, जो जो सपने मैंने बुने थे, मेरे वो सारे सपने पूरे हो चुके थे और मैं एकदम लॉस्ट हो गया। मैंने कहा ना, जिंदगी का इंटरवल, फिल्म का इंटरवल पे मैं बिल्कुल लॉस्ट था। व्हाट शुड आई डू? यहां से जिंदगी आगे कहां लेके जाएगी मुझे? मैंने कहा नए सपने बुनने का वक्त है। और सपने वो नहीं जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। ये मैंने रियलाइज किया है खुद। यही वो वक्त था जब 18, 20, 19, 21 साल के कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे थे सामने। मैंने कहा ये तो अपन भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने को क्या 42 को भी महसूस ही नहीं हो, अपने को 24 ही लगता है उल्टा, है ना? तो मैंने और मेरी वाइफ, जो हमने आज तक कभी हमने सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं रहे थे, तो हमने डिसाइड किया यार चलो कुछ नया करते हैं, कुछ अपना करते हैं। हाँ, जोश टॉक्स के 2-3 वीडियो देखे, जोश भर आया है। तो हमने कहा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, क्या करें जो हम कर सकते हैं और हमें लगता है कि शायद लोग नहीं कर रहे। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं इतने सारे, फिटनेस में इतने लोग हैं, कॉमेडी में इतने लोग हैं, तो हम क्या करें? तो हमने कहा हमें तो एक ही चीज आती है, और वो है हमें प्यार निभाना आता है। हमने प्यार किया है, दुनिया को चलो प्यार सिखाते हैं यार। तो हमने कहा ठीक है, हम एक चैनल अपना शुरू करेंगे जिसका नाम होगा कपल ऑफ थिंग्स, जो कि मेरी वाइफ ने मुझे नाम बताया, ये कपल ऑफ थिंग्स। और हम प्यार मोहब्बत को प्रमोट करेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, इस दुनिया में प्यार फैलाएंगे। जैसे शोभित ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने जब जोश टॉक शुरू किया तो वो सुप्रिया जब बात कर रहे थे एक पार्टी के अंदर, उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान में जोश भरेंगे। एक थॉट होता है जिसको लेके आगे बढ़ेंगे। वो वीडियो देखा था मैंने, हमने कहा यार हम दुनिया में प्यार फैलाएंगे, प्यार को आगे लेके चलेंगे। तो कैसे शुरुआत करें? तो हमने कहा चलो हम सबसे पहले अपनी प्रेम कहानी, जो दुनिया ने अभी तक सुनी नहीं है, सुनना चाहती है, हम उनको अपनी प्रेम कहानी सुनानी शुरू करते हैं। हमने वीडियोस बनाने शुरू किए और एक एक वीडियो जो है वो जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ता गया। और इस बीच में मेरी किस्मत देखिए कि हमारे कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में बतावा मनीष पांडे से मेरी मुलाकात हो गई। पांडे जी बोले गजब का चैनल है, बहुत बढ़िया अनमोल भाई, बड़े चलो। मैंने कहा ठीक है। और पांडे जी का एक ट्विटर स्पेस सुन लिया, कहां पे बोल रहे थे, कहते यार देखो अगर 1 साल के लिए अपना अरेंजमेंट है सैलरी का, छोड़ दो नौकरी और बढ़ जाओ अपने स्टार्टअप की ओर।
मैंने कहा यार ये सही है, ये हमारा चैनल सिर्फ चैनल नहीं होगा, इसको स्टार्टअप की तरह लेना है। इसमें मार्केटिंग भी होगी, इसमें बिजनेस एंगल भी होगा, इसमें कंटेंट भी होगा, इसको हर चीज मिलाकर इस चीज को बनाया जाएगा। 15 जनवरी 2022 मेरी कंपनी, जिसको मैंने बाद में ज्वाइन किया था, रेडियो नशा, जिसके हाथ में रेडियो शो कर रहा था, उन्होंने मुझे ईमेल भेजा, अनमोल मुबारक हो, आपके कंपनी में 6 साल कंप्लीट होते हैं। मैंने उनको वापस ईमेल किया, मुबारक हो, मैं जा रहा हूं। बिल्कुल यही हुआ था। उन्होंने मुझे ईमेल किया, मैंने वापस अपना रेजिग्नेशन भेजा, और ये बिल्कुल ये थॉट चलता आ रहा था कुछ 2-3 महीने से, और मुझे लगा अब नए सपने बुनने का वक्त आ गया है, और इसलिए हमने अपना चैनल शुरू किया कपल ऑफ थिंग्स, जो कि मैं और मेरी वाइफ यानी कि अमृता राव आपके सामने लेकर आते हैं, और बहुत गजब की नई नई चीजें लेकर आएंगे आपके सामने। उस चैनल के ऊपर हमने अपनी किताब भी लिखी है इसी नाम से, जो कि हाल फिलहाल में रिलीज हुई है। और बस अब इस इंटरवल में यही है सोच कि अगले 10 साल इसी चैनल को बड़ा बनाना है, इसी चैनल के साथ प्यार मोहब्बत दुनिया में बांटनी है। और वो कहते हैं ना, एक गाना हमने सुना था कि चाहने क्या, हुस्न वालों में मोहब्बत की कमी होती है और चाहने वालों की तकदीर बुरी होती है। हम चाहने वालों की तकदीर पलट देंगे दोस्त, क्योंकि ऐसा होना अच्छी बात नहीं है कि प्यार मोहब्बत में 2-3 चीजों की कैटेगरी होती है। प्यार मोहब्बत में 3 कैटेगरी होती है। पहली होती है दिल लगाने वालों की, दूसरी कैटेगरी होती है दिल तोड़ने वालों की। तो जो दिल तोड़ने वाले हैं उनको ये कहना चाहूंगा, जब दिल तोड़ो तो रिश्ता तोड़ो, इंसान मत तोड़ो, ठीक है? दिल लगाने वालों से बोलूंगा, रिश्ता जोड़ो लेकिन सोच के जोड़ो, कभी गिर जाओ तो उठना मत भूलना। और तीसरी कैटेगरी जो सबसे छोटी कैटेगरी होती है, वो है दिल पे मलहम लगाने वालों की। हम दिल पे मलहम लगाएंगे दोस्त, और उस कैटेगरी को और ज्यादा बड़ा बनाएंगे हमारे इस चैनल के साथ। तो बस प्यार बांटते चलो और यूं ही आगे बढ़ते चलो हमारे साथ। आप इससे किसी के कुछ सवाल है मेरे से कर सकते हैं। थैंक यू। हम हार्डवर्क करते हैं, जैसे हमने सोचा कि सक्सेसफुल होना है और हम मेहनत भी करते हैं। उस बीच में एक बहुत प्यारा सा रोड ब्लॉक आता है कि आपको किसी पे क्रश हो जाता है, कोई आपको पसंद आता है। नेचुरल उन्हीं से तो हाँ, तो सर होता क्या है कि 3 पॉसिबिलिटी होती है, या तो रिलेशनशिप चल जाएगा, बढ़िया है उसमें, हाँ बेस्ट है वो, बेस्ट आइडियल ठीक है, केस, चलो, आइडियल केस। अच्छा ठीक है। हाँ, दूसरा, और दूसरा होता है कि रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्यों नहीं और तो और सही, तीसरा- और नहीं और सही। और तीसरा ब्रेकअप हो जाएगा साथ में। वो तो बहुत ही अच्छा, मुबारक हो। जिनका ब्रेकअप होता है मैं उनको कहता हूँ मुबारक हो भैया, बहुत बढ़िया। रो लो, मौत के अपने ख्याल ले आओ, बचना हसीनों से जगजीत सिंह सुनना शुरू करो, बहुत अच्छी है ये सब चीजें। ये सब नहीं करूंगा तो 20 साल बाद कहानी कैसे सुनाऊंगा अपने ब्रेकअप की? ये सब होना जरूरी है, इट्स ऑल नॉर्मल, जी, बट देन यू हैव टू बाउंस बैक। हाँ, वो बाउंस बैक ही कैसे करें, वो कोप कैसे करें उस चीज से, वही बताना है आपको। हाय अल्लाह, पूरा तो बताया मैंने। नहीं, लेकिन उसको थोड़ा बता दो ना कि क्या कैसे आपका हुआ है या आपने किया है? दोनों सिचुएशन। दोनों। जब किया तब कुछ सोचा नहीं, अब हुआ तो जब सवाल निकल गया, अब मैं ऐसे बाहर कैसे आऊं? उससे आके पूछो जिसका किया था आपने ब्रेकअप, कि वो कैसे बाहर आया। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा, ब्रेकअप के बाद ये जितने ख्याल आपके दिलों में आते हैं वो सब बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कुछ आप आउट ऑफ द वे नहीं जा रहे। लेकिन अल्टीमेटली मैंने आपको अपनी कहानी क्या सुनाई, अगर वो मेरे को तोड़ती नहीं तो आज अमृता मुझे जोड़ती नहीं, ठीक है? तो इसमें कुछ नहीं है। आपको वो मैं डायलॉग जो है वो है हंसी मजाक का कि तू नहीं तो और सही, और नहीं और सही, लेकिन वो सच्चाई है। क्योंकि आज इस बस स्टॉप पे जहाँ पे गिरे पड़े हो, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ब्रेकअप के बाद मैं हेलमेट पहन के स्कूटर पे रोज सुबह उस सड़क पे निकलता था जहाँ से वो बस पकड़ती थी, और आंसू से रोता और ड्राइव करता था उसी सड़क पे, यू टर्न लेता लेता, सिर्फ उसको देखने के लिए बार बार। इससे बुरी हालत तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, तो बस मैं वहां से निकल आया, तो आप कैसे नहीं निकल सकती? जी, आपको अपनी जिंदगी में कुछ तो एम ढूंढना पड़ेगा, या तो बस ढूंढ लो, वो नहीं तो कोई और लड़का ढूंढ लो। थैंक यू सर, थैंक यू भैया। गुड इवनिंग। मेरा नाम सुधीर और मैं पंजाब बठिंडा से आया हूँ सर। क्या हाल है बाजी? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो सुनाओ। बिल्कुल बढ़िया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अपने मतलब पैशन के लिए जॉब को छोड़ देना कहाँ तक उचित है? क्योंकि अपने ना कई बार देखते हैं कि पहले जॉब, हाँ जी, नहीं छोड़नी चाहिए। तो सर आपने छोड़ दी ना? जब मेरा दिल किया, वही बोलो ना। ये मैं कहूंगा आप जॉब छोड़ दो और आप जॉब छोड़ दोगे, उससे बात नहीं बनेगी दोस्त। ये आपके दिल में आएगी ये बात कि यार मुझे अब ऐसी जगह आ गई, मैं बस, मैंने क्यों छोड़ा कि मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं आ रहा,
मेरे को अपने रेडियो के लिए दिन में आधा घंटा निकालने के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा था, और मुझे इतनी बड़ी पगार दे रहे थे, मुझे इनजस्टिस लग रहा था, और मुझे दिख रहा था कि मैं अगले 10 साल अब इस चैनल पे रखने वाला हूं अपनी जिंदगी। मुझे वो एक्साइटमेंट, वो किक जो जिंदगी में हमेशा चाहिए, वो इस चैनल से मिल रहा था। और जब मुझे लगा कि अब मुझसे ये 2 नावों पे सवार नहीं हुआ जा रहा है, तो मैंने कहा कि अब मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। तो दीवानगी में, क्योंकि सभी जॉब छोड़ रहे हैं, चलो हम भी छोड़ दें। भाई सब लड़कियां भी छोड़ रहे होते हैं, तो तुमने छोड़ी नहीं ना? तो ऐसा थोड़ा होता है कि सब ब्रेकअप कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं यार। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया गई भाड़ में। क्योंकि भाई साहब जब गिरता है ना आदमी, तो दुनिया नहीं आती उठाने। जब घुटने छिलते हैं ना, गिरने का मुंह टूटता है, आदमी को खुद ही वापस अपने पंजे गड़ा के खुद ही उठना पड़ता है। तो इसलिए दैट पैशन, दैट पागलपन अगर उतना है, तब यू थिंक अबाउट इट। एंड द गुड वे इज ऑलवेज टू कीप अ बैलेंस। मैंने अपने आप को जब नौकरी छोड़ी, तो मैंने अपने आप को ये सोचा, अपने अकाउंट में मैंने देखा कि क्या मैं आज जितना कमा रहा हूं 1 महीने में, क्या मैं अगले 1 साल अपने आप को 12 महीने के लिए वो सैलरी दे सकता हूं? जवाब था हाँ। तो हमने कहा टाटा बाय बाय। तो मेरा क्वेश्चन ये है, पहले तो मैं आपकी लाइफ बॉलीवुड फिल्म की तरह रही है, उसमें मसाला रहा, ड्रामा रहा, रोमांस भी बहुत कूट कूट के रहा। तो मैं आपकी लाइफ का कोई ऐसा मजेदार रोमांटिक किस्सा जानना चाहती हूँ जिसमें आप हो, आपकी लव ऑफ लाइफ अमृता राव हो, आपका पहला प्यार रेडियो हो और हमारी दिल्ली हो। ऐसा कोई किस्सा आप अगर शेयर कर सको तो। रेडियो हो, प्यार हो, अमृता राव हो, मैं हूं, ये अकेले बताऊं मुझे लगता है अच्छा नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि ये अमृता भी मेरे साथ में हो तो अच्छा रहेगा, राइट? So there we have, ladies and gentlemen, Amrita Rao. All good. वो मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसा कोई किस्सा बताइए जिसमें कि रेडियो भी हो, मैं भी हूँ, मेरी जिंदगी का प्यार भी हो, ये सब मिला के एक किस्सा बताइए। अच्छा। तो बताओ कुछ, क्या याद आ रहा है इन मैं सबको मिलके? हाँ तुम बताओ। सबसे पहले कैसे लगे मेरे अनमोल जीवन साथी? हाँ, okay, so So tell him about पहली मुलाकात। the way I proposed. Oh, the way he proposed. Yeah, तो अनमोल और मैं फ्रेंड्स थे। हैं। You know. थे। अच्छा। और एक दिन यू नो वो पहली जो मुलाकातें होती है और आपको पता भी नहीं चलता कि प्यार हो रहा है या अट्रैक्शन हो रही है, तो ऐसा कुछ था। पता ही लगता। ऐसा कुछ था। हम्म। तो मैं अपने घर आई एक दिन एंड इसको मैसेज कर रही थी मैं कुछ दिनों से, पर उस दिन मुझे लगा कि यार आज मैसेज नहीं करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मतलब हिंट विंट ना लगे। सो मैं आई, मैंने रेडियो ऑन किया, इनका शो चल रहा था। जैसे इनकी आवाज सुनी, रहा नहीं गया, मैसेज किया इनको कि हे मैं सुन रही हूँ शो एंड ऑल दैट। और क्या दिल्ली का बिल्ली मौके पे चौका। मुझे जैसे अमृता का मैसेज आया, कोई प्लान नहीं था मेरा कि ऐसा कुछ होने वाला है। मेरे दिमाग में चल रहा था कि एक दिन कभी प्रपोज करेंगे, कुछ ऐसा होना चाहिए, अब टाइम आ गया है, गरम है लोहा मार दो हथौड़ा टाइप। लेकिन जब उनका मैसेज आया तब तक रात के कुछ 11:15 बज गए थे और मैं 2-3 घंटे वो गाने सुना के ऑलरेडी नशे में झूम रहा था। मैं कहा भाई आज ही मौका है। माइक ऑन किया, इनका फेवरेट गाना लगाया और रेडियो पे कर डाला इनको लाइव प्रपोज। तुम्हें कैसा लगा उसको सुनते हुए? मुझे कैसे मुझे यार क्या मतलब देख रहे हो हमारे साथ भी ऐसे हुआ है। ये क्या यार, अरे कहाँ पीछे पड़ गया यार। तो मैंने रेडियो में बोला प्रपोज करने के बाद कि देखो तुम्हें भी अगर ऐसा फील होता है मेरे लिए तो तुम कुछ बोलना मत, बस मुझे कॉल कर दो, मैं हाँ समझ जाऊंगा। अपन तो क्या है ना, अपने को हाँ चाहिए, इजी बना दो हाँ। जैसे मैंने माइक ऑफ किया, इनका फेवरेट गाना चलाया, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। देखो पंखा भी एकदम ऑन हो गया उसी वक्त। अच्छा बारिश हो गई, देखो बारिश भी हमारे रोमांस के साथ चल रही है भाई। तो जैसे मैंने माइक बंद किया, गाना चलाया, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, फोन पे आ रहा है अमृता राव कॉलिंग। वाह कुछ नहीं, फोन पे उठा के हंस रही है, क्या जोक मार रहे हो, ऐसा हंस रही है। ये होता है हमारे साथ। यहाँ पे हम प्रपोज कर रहे थे हिम्मत बांध के, ये बोल रही है क्या मजाक है।
फिर धीरे धीरे क्या हुआ कैसे हुआ उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कपल ऑफ थिंग्स। हमारी किताब पढ़िए। यस Yeah. क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।